देखो, what we are going to start today, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इट इज़ आवर फोर्थ यूनिट. ठीक है, फोर्थ यूनिट क्या अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. तो उसमें 3 चैप्टर आपको मिलेंगे. पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है. दूसरा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट और तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके ऊपर आते हैं हम. क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? करंट का मैग्नेटिक इंडक्शन से क्या रिलेशन है, समझना है. वही सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी. तो एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है हमने पिछले चैप्टर में, पिछली यूनिट कह लूँ मैं. पिछली यूनिट में क्या था, आपने क्या देखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या था. अगर आप किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हो, सोचने वाली चीज़ है, ध्यान से देखना. अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो सराउंडिंग में क्या बनता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसी फिनोमिना को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या जो नेचर है वो सिमेट्रिसिटी जो है, सिमेट्रिकल चीज़ें परमिट करता है कि नहीं. अगर एक चार्ज खड़ा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता. अगर चार्ज मूव कर रहा है किसी वायर में, चार्ज का मूवमेंट क्या क्रिएट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड. इसका उल्टा ये सोचा किसी ने, क्वेश्चन अराइज हुआ क्या, अगर इसी चीज़ को अगर उल्टा किया जाए तो फिर करंट बनना चाहिए कि नहीं. कि अगर एक वायर में चलता हुआ चार्ज क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर के चारों तरफ क्या चलाएं, मैग्नेटिक फील्ड. क्या चलना चाहिए, चार्ज, करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए. तो यही क्वेश्चन था जो अराइज हुआ लोगों के मन में, क्योंकि ये हैंस ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट था ना 1820 का. 1820 का एक्सपेरिमेंट था ये कि अगर एक वायर में आप चार्जेज या करंट फ्लो करवाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ और इसको आंसर करने की कोशिश की दो साइंटिस्ट ने सन 1830 में. सन 1830 में दो साइंटिस्ट थे, हेनरी और माइकल फैराडे. ठीक है, माइकल फैराडे जोसेफ हेनरी. ठीक है, दो साइंटिस्ट थे इंग्लैंड से और ये यूएसए से. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनसे कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड किए और लोगों के सामने उनको बताया. ठीक है, अब इनके जो रिजल्ट हैं वो मैं बाद में बताऊंगा. पहले भी बेसिक चीज़ है, इनका एक्सपेरिमेंट बाद में आपको समझाऊंगा क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, कैसे क्या किया. उससे पहले, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स बहुत ज़्यादा फ्लक्स का जो है यूज़ होगा, फ्लक्स वर्ड. तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो देखेंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स के लिए सिंबल रहता है भाई फाई. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा था ना, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या था, याद है तो E इंटू ए. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट साइन के बीच में E इंटू ए. और जब आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे थे तो ई ए कोस थीटा, याद आया. ठीक है, तो सेम वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है. क्या है फ्लक्स, अगर आप भूल गए तो बता देता हूँ. फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसकी स्केलर फॉर्म है. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है. लेकिन हम सिर्फ डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को. हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है अभी. तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स. है ना समझ में भाई. एक एरिया के साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है, कितनी लाइनें इस एरिया के साथ लिंक हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एरिया के साथ लिंक है. आगे समझ में, कितनी लाइनें जुड़ी हैं, 5 10, वो फ्लक्स है. हमें मतलब ही नहीं है दूसरी चीज़ों से. आगे समझ में. अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, सेम भाई. वहाँ ई था, यहाँ बी है, बी इंटू ए. यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, बी इंटू ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए. एंड जब आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे क्या आएगा, बी ए कोस थीटा. आगे समझ में नहीं आया तो देख लो. मैग्नेटिक फील्ड किसी लोकेशन पे प्रेजेंट है. फ्लक्स किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी प्रेजेंट एट दैट लोकेशन एंड एरिया ऑफ द, जो भी आप कोयल ले रहे हो, एरिया ऑफ द कोयल, किसी भी एरिया के साथ लिंक होगा फ्लक्स. समझना है. तो फ्लक्स किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, बी और ए. एक तीसरी चीज़ और आगे इनके बीच में, व्हाट इज़ दिस, एंगल. एंगल से भी फ्लक्स जो है इफेक्ट पड़ेगा. एंगल से अगर एंगल कम या ज़्यादा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स कम या ज़्यादा होगा. ठीक है,
फॉर एग्जांपल आप एक एरिया को, मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया को किसी एक रूम में लेके गए, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, मैंने बोला 20। अब इसी एरिया को दूसरे रूम में लेके गए, वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ 40। किस चीज़ का अंतर है? एक जगह मैग्नेटिक फील्ड वीक है फर्स्ट रूम में, और दूसरे रूम में क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। एरिया तो सेम ही है, तो रिजल्ट क्या निकला? फ्लक्स डिपेंड्स ऑन बी, स्ट्रेंथ ऑफ बी। समझ में आया? कितनी लाइनें जुड़ेंगी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या वीक मैग्नेटिक फील्ड, उसके अकॉर्डिंग। ए, अगर आप एरिया बड़ा लेते हो, इसी रूम में, फर्स्ट रूम में जहाँ पे 20 लिंक हुआ था, 20 लाइनें, 20 फ्लक्स बोलूँगा मैं, इसका यूनिट भी बनाएंगे, अभी देखते जाओ। तो अगर मैं एरिया बड़ा कंसीडर करता हूँ तो फ्लक्स ज़्यादा लिंक होगा उसी रूम में जिसमें कम लिंक हुआ था, और सेकंड में तो फिर और ज़्यादा होगा। समझ में है ना? तो फ्लक्स इज डिपेंड या फ्लक्स रिलेटेड टू बी एंड ए। व्हाट इज कोस थीटा? एंगल बिटवीन बी एंड ए, बिकॉज एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दिख रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ऑलरेडी वेक्टर है ये तो ये भी क्या है? एरिया वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। समझ में? ये सरफेस है, सरफेस बोलूँगा मैं, एरिया का मतलब एरिया वेक्टर। समझ में आ गया? जब भी मैं एरिया वर्ड यूज करूँ आपने क्या समझना है? एरिया वेक्टर, जो कि नॉर्मल होता है प्लेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या होता है? नॉर्मल। मान लो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी ये फॉर्मूला कब तक अप्लीकेबल होगा? जब तक आपका बी यूनिफॉर्म है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा एरिया, ठीक है। ये एरिया को मैंने ऐसे रखा है और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या देखा? इस एरिया के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ 0। क्यों 0 हुआ पता है? द सरफेस इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, बट एरिया वेक्टर के साथ मेकिंग 90 डिग्री, और कोस 90 क्या हो जाता है? 0। समझ में? और अगर इसी एरिया को आप ऐसा कर देते हो, ऐसा था पहले, अगर इसी एरिया को आपने ऐसा कर दिया, हमने देखा फ्लक्स लिंक फुल हुआ। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर देखो बाहर की तरफ, उधर नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, बट एरिया वेक्टर मेकिंग एंगल 0। आगे समझ में? ये दोनों वर्ड आपको समझ में आने चाहिए मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सरफेस बोल रहा हूँ तो सरफेस को ही देखना है, और एरिया वेक्टर बोल रहा हूँ तो एरिया वेक्टर को ही देखना है। आगे समझ में? तो सरफेस कितना एंगल बना रहा है? ऐसे करेंगे तो सरफेस इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, बट एरिया वेक्टर इज मेकिंग 0 डिग्री। तो कोस 0 कितना हो जाता है? 1, और फ्लक्स लिंक कितना होता है? फुल बी इंटू ए। तो इस लोकेशन पे जितना बी प्रेजेंट है, जितना इसका एरिया है, फ्लक्स लिंक क्या हो जाता है? फुल। चीज़ है समझ में? तो ये फॉर्मूला आपका कब तक एप्लीकेबल है? जब तक आपका बी या ए मैं बोलूँ, या फिर इनके बीच का जो एंगल है वो यूनिफॉर्म है। आप एक ही चीज़ याद रखो, ये वाला फॉर्मूला कब तक आप लगा सकते हो? जब बी और ए यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एंगल भी हर जगह क्या हो? सेम, और बी भी कैसा हो? यूनिफॉर्म। जैसे मेरे को देना एक बार, ये नोटबुक दे दे कोई भी। मान लो इसका एरिया देखिए, इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है इसका? 5 मीटर स्क्वायर, और हर जगह 10, एक मीटर स्क्वायर पे 10 10 10 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी। तो 10 यूनिट एरिया पे कितनी है? 10। टोटल एरिया कितना हो गया? 5 मीटर स्क्वायर। फ्लक्स कितना हुआ? 10 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 10 है यूनिट एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर पे, और टोटल कितना है? 5। तो यूनिफॉर्म के केस में हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया कि एरिया कितना है? 5 इंटू 10, 50। फ्लक्स कितना लिंक हुआ? 50। अब देखो एरिया तो 5 ही है, और यूनिट एरिया पे, यहाँ यूनिट एरिया पे देखें तो 5, एक जगह देखा 10, एक जगह 7 लाइनें जुड़ रही हैं, एक जगह 8। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में? भले ही एंगल सेम है हर जगह, एंगल सरफेस के साथ कितना है? 90 दिख रहा है आपको, लेकिन कई जगह ऐसी होंगी जब बी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब 5 7 10 8 ऐसे, और एंगल भी अलग अलग है, तो वो कम्प्लीटली क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में गया? तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं। एक और तरीके से आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मैंने बताया है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि आप देखो ये जो 5 मीटर स्क्वायर एरिया है, मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ? सीधी बात है, 10 से मल्टीप्लाई करूँ या 5 से, एक जगह 8 हैं, तो किस से मल्टीप्लाई करूँ? तो इस केस में क्या सोल्यूशन है? आप एक जगह का जो एक यूनिट है ना, यूनिट एरिया, उसका फाई कैलकुलेट करो, और उसका इतना फाई क्या बोला जाएगा? डी फाई। छोटे से एरिया के लिए जो फाई कैलकुलेट करो, फिर इसको कैलकुलेट करो, फिर इसको अलग अलग कैलकुलेट करो, और फिर सभी को क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट, जिसको फिजिक्स की भाषा में जोड़ना। समझ में आएगा? इंटीग्रेट करना।
अब देखो मान लो आपका बी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, किसी जगह ऐसा है किसी जगह ऐसा। और मान लो एक पेपर आपने ऐसे डाला है, पेपर का एरिया होगा कुछ, कपड़ा लगा लो कुछ भी ऐसे, वो दाना है ऐसे है। और आप देखो यहाँ इसका एरिया वेक्टर ये है, इस केस में इसका एरिया वेक्टर ये है यहाँ, और इस केस में इसका एरिया वेक्टर ये है। एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। आया नहीं आया समझ में, नॉर्मल होगा सरफेस के। तो यहाँ तो एंगल थोड़ा कुछ दिख रहा है थीटा, यहाँ तो बहुत कम है, यहाँ तो और ज़्यादा है, थीटा भी अलग अलग है। और बी की जो स्ट्रेंथ है आपको दिख रहा है, यहाँ ताकतवर है और यहाँ दूर जाते हुए बी क्या है, कमज़ोर, क्योंकि लाइनें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, समझ में रहे। तो बी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, और थीटा भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हर जगह। तो आपने क्या करना है, यहाँ का डी फाई कैलकुलेट करना है, डी फाई यानी कि यहाँ का बी लेना है जितनी इसकी स्ट्रेंथ है यहाँ, और इनटू में डी एस, छोटा सा सरफेस डी एस, इसको पूरे को टुकड़ों में तोड़ करके फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। आगे समझ में, डी एस छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे, डी एस, यहाँ का बी और यहाँ का डी एस, यहाँ का बी यहाँ का डी एस, तो डी फाई 1 डी फाई 2, यहाँ के लिए डी फाई 3, समझ में आएगा। और फिर लास्ट में सभी को क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेट। कोस थीटा भी होगा भाई, यहाँ का थीटा रखना है आपने, यहाँ का सोल्व करते हो, यहाँ का कोस थीटा रखना है, थीटा यहाँ सोल्व करते हो एंगल और बड़ा है, तो यहाँ का कोस थीटा रखना है। आ रहा है ना समझ में, बी डी एस कोस थीटा। और इस चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा, डी फाई इज इक्वल्स टू बी डी एस, और इंटीग्रेट करने के बाद टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बी डी एस कोस थीटा, या कोस थीटा हटाओगे तो डॉट प्रोडक्ट इनके ऊपर फ्लक्स क्या है, फ्लक्स बी डी एस। आगे समझ में, या बी डी एस कोस थीटा नॉन यूनिफॉर्म के लिए। चीज़ तो वही है, हमने एरिया के क्या कर दिए, छोटे छोटे बिट कर दिए, टुकड़े कर दिए इसके, चीज़ तो वही है। और अलग अलग एरिया पे जितना बी था उसके हिसाब से कैलकुलेट किया, बाद में सभी को जोड़ दिया, टोटल एरिया के साथ जितना है वो लिंक हुआ, वो जोड़ आपके सामने आ जाएगा। चीज़ आई ना समझ में, हाँ। तो टोटल फ्लक्स ऐसे आ जाएगा। अब फ्लक्स कब कम कब ज़्यादा समझ गए ना, थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा अगर 0 है तो मैक्सिमम फ्लक्स, और थीटा 90 है, एरिया वेक्टर मतलब 90, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर 90 है, तो ऐसे आर पार हो जाएगा फ्लक्स, इस एरिया के साथ लिंक थोड़ी ना होगा, इधर से निकल गया फ्लक्स लिंक ही नहीं हुआ, क्योंकि एंगल कितना हो गया, 90 एरिया वेक्टर के साथ। समझ में आ गया, हाँ। तो ये जब कोस थीटा 0 होगा तब मैक्सिमम कोस 90 होगा तो मिनिमम। समझ में आ गया। अब इसी फॉर्मूले को मैं देखो, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर भाई, ठीक है, वेबर याद रखना, एक नंबर में आ जाता है ये चीज़ें, वेबर। तो 1 वेबर आप किसको बोलोगे, 1 वेबर फ्लक्स आप किसको बोलोगे, ध्यान से सुन लो, 1 वेबर फ्लक्स आप उसको बोलोगे अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, ध्यान से सुन, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया। कितना लगाया, 1 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और उनके बीच उस टाइम पे एंगल कितना है, 0 एरिया वेक्टर के साथ, और सरफेस के साथ कितना है, 90, सरफेस के साथ 90 है, और एरिया वेक्टर के साथ कितना है, 0। कोस 0 कितना हो जाता है, आ गया समझ में। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला लगाने पे, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल पे लगा रखा है, सरफेस के साथ 90 डिग्री पे, सरफेस के साथ, एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री। समझ में आ गया, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो 1 वेबर किसको बोलेंगे, 1 वेबर फ्लक्स। आया समझ में, हाँ। अब मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से एक यूनिट और निकलता है, फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, B इंटू ए, और कोस 0 कर दें, अगर कोस 0 1 हो गया, हट गया, तो फ्लक्स हो गया B इंटू ए। बी का फॉर्मूला एक निकलता है यहाँ से, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। आगे समझ में, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट आपने पढ़ा है अभी भी, टेस्ला, है ना, सीजीएस यूनिट गॉस होता है, पता है आपको, इसका भी सीजीएस यूनिट बताऊंगा मैं आपको। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स इज मैक्सवेल भाई, ठीक है ना, याद रख लेना मैक्सवेल। और ये रिलेशन भी याद रख लेना कि 1 वेबर जो है ना, ऐसा यूनिट बड़ी होती है आपको पता है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, छोटी, क्योंकि आपको पता है एसआई सिस्टम में केजी यूनिट है कि नहीं मास के लिए,
तो सीजीएस में क्या है, ग्राम, ग्राम छोटा और केजी क्या है, बड़ा। सेम वैसी सिचुएशन, वेबर बड़ा और मैक्सवेल क्या है, छोटा, तो 10⁸ मैक्सवेल। रिलेशन भी याद होना चाहिए आपको, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, एसआई यूनिट क्या फ्लक्स की, वेबर, और उनमें ये रिलेशनशिप है। जैसे न्यूटन और डायन में आपको पता है ना, 1 न्यूटन इज 10⁵ डायन। ठीक है, कई बच्चे रिलेशनशिप पता नहीं क्या रिलेशनशिप पूछ लिया। एसआई और सीजीएस यूनिट में रिलेशनशिप ये होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा यूनिट क्या होगा भाई, देखो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट निकल के आया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक अनदर यूनिट और आपके सामने है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ में, एक तो टेस्ला है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है ये, कभी आप सोचो, ये भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, टेस्ला की जगह। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट हैं, पढ़ा हुआ है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स, एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है dV/dr, पढ़ा हुआ है आपने बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से क्या निकलता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। आगे समझ में। वैसे ही बी के 2 यूनिट है। अब आते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। मैंने बोला था मैं बहुत ज़्यादा फ्लक्स वर्ड यूज़ करूँगा, फ्लक्स इसलिए समझाया पहले। फ्लक्स क्या है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 10 5। हमें क्वांटिटी से मतलब है, डायरेक्शन से नहीं। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट किसके लिए एक्सपेरिमेंट है ये, ईएमआई के लिए। मैंने बोला था ना आपको कि 1820 का जो एक्सपेरिमेंट था हैंस ओरिस्टेड का, उसको देख करके इनके मन में क्वेश्चन राइज हुआ, हेनरी और फैराडे के मन में। क्वेश्चन क्या था आप समझ गए, क्या नेचर सिमेट्री को पसंद करती है, यस, नेचर लव्स सिमेट्री। आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप देखो, मूविंग चार्ज क्रिएट्स, क्या क्रिएट्स करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं अगर बी को चलाऊं, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड समझ लो, क्या क्रिएट करेगा, चार्ज का चलना, और चार्ज का चलना मतलब करंट। समझ में गया। ये क्वेश्चन था कि अगर आप सोचो कोज मूविंग चार्ज है और उसका रिजल्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर कोज हो तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, चलता हुआ करंट। आया ना समझ में। यही चीज़ इनके मन में थी कि नेचर जो है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, नेचर को सिमेट्री पसंद है कि नहीं। तो ये चीज़ ट्रू है भाई, रिवर्स ट्रू है नेचर में, हर एक चीज़ का आप उल्टा करोगे वो ट्रू है, और यही सिमेट्री है। और नेचर ऑलवेज लव्स सिमेट्री, क्योंकि आप यहाँ से होते हुए उस कॉर्नर पे जा सकते हो, तो रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए। रिवर्स का मतलब वहाँ से होते हुए वापस यहाँ नहीं आ सकते, क्या आ सकते हो। आगे समझ में। आप जिस रास्ते से हर रोज़ स्कूल जाते हो उसी रास्ते से वापस घर भी आते हो, रिवर्स भी क्या है, ट्रू। तो यही सिमेट्री है भाई। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या है वो समझा देता हूँ। इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाले, और वही रिजल्ट हम भी देख सकते हैं, हम भी निकाल सकते हैं। क्या किया इन्होंने एक कॉपर वायर लिया ऐसे, और उसको एन टर्न्स लपेट दिया। ठीक है, एक कॉपर वायर लिया और एन टर्न्स ऐसा लपेट दी। और एक गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़ दिया भाई। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट की प्रेजेंस बताएगी और उसकी डायरेक्शन भी बताएगी, किस डायरेक्शन में बन रहा है। अब यहाँ इन्होंने एक मैग्नेट ली जिसका एक पोल नॉर्थ और एक साउथ है, ईएमआई समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके लिए फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। अब इससे निकल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइनें। मैग्नेट से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में मर्ज होती हैं जा करके, और अंदर कैसे चलती हैं पता ही आपको, साउथ टू नॉर्थ। आगे समझ में। अब ये मैग्नेट दूर रुकी हुई है, दूर। ठीक है, देखो मैग्नेट का, और एक टेबल बनाते हैं गैल्वेनोमीटर के करंट का।
तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने, पहला एक्सपेरिमेंट, उसमें ये किया कि एक बार जो मैग्नेट है वो दूर रुकी हुई है, तो इसके साथ मान लो कितनी फ्लक्स या कितनी फील्ड लाइनें जुड़ी हुई हैं। एक, अभी एक ही दिख रही है आपको। इस कोयल का कुछ एरिया है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है बी, तो बी इंटू ए, और इनके बीच का एंगल क्या बनाएगा, फ्लक्स। तो हमें पता है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें जितनी लाइनें जुड़ रही हैं इससे उनसे मतलब है। तो उसको स्केलर फॉर्म में देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। अब इसके साथ एक ही लाइन जुड़ी हुई है यहाँ, तो हमने देखा जब ये दूर रुकी हुई है, स्टॉप अवे फ्रॉम कोयल, दूर रुकी हुई है, तो गैलोमीटर करंट कितना दिखाता है, आई दिखाता है 0, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को जब आगे बढ़ाते हैं, इस मैग्नेट को मूव किया टुवार्ड्स कोयल। अब ध्यान से देखिए, जब इस मैग्नेट को मूव किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी जो इस एरिया के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पास आने पे देखो, ये कोयल जब पास आ जाएगी या फिर ये मैग्नेट जब पास आ जाएगी इसके, तो कितनी फ्लक्स लाइनें जुड़ जाएंगी इससे, टोटल 5 की 5 टोटल, समझ में ना। तो जब ये कोयल, या एक चीज़ मूव करवानी है आपने, या तो कोयल को मूव करवा सकते हो या मैग्नेट को, याद रखना एक चीज़ स्टैटिक रहेगी और एक चीज़ मोशन में, समझ में। तो आप इस कोयल को एक जगह फिक्स करो या मैग्नेट को मूव करो। मैग्नेट को जब आपने मूव करवाया तो पास लाते हुए मैग्नेटिक फील्ड 1 2 3 4 5 पास लाते हुए, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो पहले बीच में रुकी हुई थी, अब उसमें डिफ्लेक्शन दिखा, डिफ्लेक्शन दिखा, उसमें डिफ्लेक्शन दिखा तो क्या बना, करंट मूव, मैग्नेट मूव की गई टुवार्ड्स कोयल। जब मैग्नेट को मूव किया गया टुवार्ड्स कोयल, क्या दिखा, गैल्वेनोमीटर करंट दिखाता है IG, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, राइट साइड वाले को प्लस IG, करंट दिखा रहा है IG, गैल्वेनोमीटर का जो करंट है IG, ठीक है। जब यहाँ पास ला के रोक दी गई तो देखा ये वापस 0 पे आ गई नीडल, और करंट कितना है, 0। व्हेन स्टॉप नियर बाय कोयल, जब कोयल के पास ला के रोक दी गई तो फिर करंट कितना दिखा रहा है, 0, समझ में। और जब इसको फिर से बैकवर्ड मूव किया गया, जब फिर से इसको पीछे की तरफ मूव किया गया, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो घटेगा कि बढ़ेगा, आप बताइए। 5 4 3 2 1 और दूर करोगे 0, आगे समझ में। तो इस कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तब क्या दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है। और इस टाइम पे नीडल डिफ्लेक्शन फिर दिखाया, इस टाइम पे जब इसको मूव किया गया बैकवर्ड, फिर नीडल जो है इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया नीडल ने, 0 बीच में, ठीक है, और इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया। हम समझ गए एक डायरेक्शन पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव, समझ में। फिजिक्स में नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या आता है, डायरेक्शन के लिए। कभी आप सोचो माइनस करंट कौन सा हो गया, समझ में, नेगेटिव करंट का मतलब क्या है। और जब फिर से ये दूर ले जाके रोक दी गई, स्टॉप अवे, जब ये दूर ले जाके रोक दी गई तब फिर करंट कितना हो गया भाई, 0। मैं बताऊंगा ये एक्सपेरिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझ में आएगा। कभी आप इस एक्सपेरिमेंट को हल्के में ले रहे हो। कई बच्चे 12th कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं था ये EMI क्या है, करंट कब बनेगी, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। भले ही कितना ही चीख चीख के बता लो, उनको समझ में नहीं आता। करंट कब बनेगी, जब इस कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स फुल हो या लिंक्ड फ्लक्स 0 हो, कब बनेगी। देखा, वही बात आ गई ना, ये बोल रही है लिंक्ड फ्लक्स क्या हो, फुल। तो जब इस कॉइल के पास ला करके रोक दिया गया था, स्टॉप नियर बाई, करंट कितना दिखा रहा था, 0। तो फ्लक्स तो फुल था, फिर भी करंट क्या थी, 0। जब दूर रुकी हुई थी तो फ्लक्स कितना था, 0, फिर भी करंट कितना दिखा रहा था, 0। क्या समझ में आया, जब इस कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स 0 हो या फुल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई करंट बनेगी ही नहीं। तो करंट कब बनेगी, आंखें थोड़ी ना फूटी हुई हैं आपकी, अब देखो इस चीज़ को क्या लगा हुआ है, करंट कब कब दिख रही है आपकी, जब मैग्नेट मूव कर रही है, जब मैग्नेट मूव हो रही है आगे या पीछे, तो उसी टाइम पे करंट दिखा रहा है। ये टेबल इसलिए तो बनाई आप देख सको करंट कब बन रही है, और इधर सभी कंडीशंस में करंट क्या है, 0। करंट तभी बन रही है जब आपकी मैग्नेट मूव कर रही है, और मूव करते हुए फ्लक्स लिंक फुल होता है कि 0 होता है, बताइए अब।
जब ये मैग्नेट मूव करवा रहे होगे तब फ्लक्स फुल लिंक हो जाता है कि जीरो हो जाता है? क्या होगा? जब आप इस मैग्नेट को मूव करवा रहे होते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, जो लिंक्ड फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, चेंज। जब तक लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता रहेगा ना तब तक इसमें करंट बनेगी। और जैसे लिंक्ड फ्लक्स फुल, पास ला के देखो, पास ला के रोक दिया, फ्लक्स फुल, स्टॉप नियर बाई कोयल। नियर बाई जब पास ला के रोक दिया गया, दूर रुकी हुई थी, जब ऐसा पास ला के रोक दिया गया, जब फ्लक्स लिंक हो गया फुल, तब भी करंट कितना है, जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। तो जब तक मैग्नेट मूव करेगी फ्लक्स चेंज होगा, और चेंजिंग फ्लक्स ही क्या क्रिएट करता है, करंट। क्या क्रिएट करता है, ईएमएफ। आगे समझ में, इंड्यूस ईएमएफ बोल सकते हैं इसको। और जब पीछे ले जा रहे होंगे तो सेम फिनोमिना होगा, फिर से घटेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स जो है वो फिर से घटना चालू होगा, 5 4 3 2 1 0। और जब तक आप इसको मूव करते रहोगे ना, तब तक इस कॉइल में करंट फ्लो करवाएगा, ठीक है ना। ये जो फिनोमिना है इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो चलने स्टार्ट कर दिए, ईएमआई, देखो ध्यान से, ईएमआई, जहाँ पे क्या ये मैग्नेट इसके कांटेक्ट में टच हुई, नहीं। तो बिना टच के जो भी फिनोमिना होता है ना, बिना टच के अपने पास कोई भी करंट बनता है कुछ भी, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन। बिना टचिंग के पोल्स क्रिएट होते हैं, बिना टचिंग के, ये पॉजिटिव चार्ज है बॉडी, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। आगे समझ में। तो बिना कॉन्टैक्ट के जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैग्नेट के थ्रू चलना स्टार्ट कर देते हैं, और बिना कॉन्टैक्ट के, आगे समझ में, बिना टच में है, बिना कॉन्टैक्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने चलना स्टार्ट कर दिया मैग्नेट के कारण, और बिना कॉन्टैक्ट में है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों को, बताओ कि करंट कब बनेगी, जब लिंक्ड फ्लक्स फुल होगा या लिंक्ड फ्लक्स जीरो होगा, करंट कब बनेगी, जब तक लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट बनेगी, और जैसे लिंक्ड फ्लक्स फुल या जीरो, करंट भी जीरो। आगे समझ में, हाँ। अब इससे मैं आपको रिलेट करवाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, एक सिंपल से एग्जांपल से, ठीक है ना। आपने शोले फिल्म देखी हुई है शोले फिल्म? शोले फिल्म नहीं देखी हुई? किस किस ने देखी हुई है, लड़कों में देखी हुई? शोले फिल्म में धर्मेंद्र है, गब्बर है, बसंती आपको पता है, हेमा मालिनी, ठीक है ना। तो ये गब्बर है, ये क्वाइल जो है वो गब्बर है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं होगा, याद रख सकते हो लाइफ टाइम। ये गब्बर है, समझ में आया। और इसने पिस्टल लगा रखी है, बंदूक लगा रखी है जय के ऊपर, धर्मेंद्र के ऊपर, जय या वीरू जो भी उसका नाम है। तो इसके ऊपर मान लो वीरू है ये, ठीक है, वीरू के ऊपर इसने बंदूक लगा रखी है। ये गब्बर चाहेगा तब तक ये जिंदा रहेगा, ये कहता है बसंती को नाच, समझ में। और बसंती नाचेगी, भैया कहता है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरे यार की जान सलामत रहेगी, समझ में। तो बसंती के जब तक पैर चलेंगे, ये बसंती मैग्नेट, तो जब तक ये मूव करती रहेगी, ये कॉइल गब्बर इसको जिंदा रखेगा, करंट दिखाएगा, समझ में। और जैसे इसके पैर रुके, मर गया। आगे समझ में। वापस बदले में वीरू क्या कहता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आगे समझ में। तो यही है भाई, इससे बड़ी एग्जांपल कोई नहीं है। अब आप कभी नहीं बोलोगे कि बसंती के पैर चलते रहने चाहिए, और बसंती के पैर चलेंगे तब तक ये इसकी जान सलामत रहेगी। आगे समझ में। दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसने मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आप सोचो, हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक तरीका मिल गया। इससे पहले क्या करंट फ्लो नहीं करवाते थे हम, करवाते थे, लेकिन अपने पास सेल या बैटरीज होती थी करंट के लिए। तो फिर दिक्कत क्या थी, वो सेल या बैटरी नॉन रिचार्जेबल थी, वो रिचार्जेबल नहीं थी। उनमें इलेक्ट्रोलाइट डलता था। जब जैसे आप घड़ी में देखो 10 रुपये का जो सेल आता है, ठीक है, पहले तो 5 का आता था, महंगाई देखो कितनी बढ़ गई है ना। अब 10 रुपये का जो सेल आता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप देखो 2-3 महीने घड़ी चलती है, फिर बंद, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोलाइट जिस दिन कंज्यूम हो जाएगा सारा, उस दिन वो करंट फ्लो बंद करवा देता है, और नॉन रिचार्जेबल है, दोबारा से चार्ज भी नहीं होता है। तो वैसे करंट फ्लो होता था, मजबूरी थी अपनी। तो ये एक अच्छा तरीका मिल गया अपने को करंट प्रोड्यूस करने का, किसकी हेल्प से, मैग्नेट की हेल्प से। ये किस तरह से करंट प्रोड्यूस किया हमने, अपने पास केमिकल एनर्जी नहीं है, सेल में केमिकल एनर्जी है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी आप सोचिए, अरे मोशन आता है, मोशन वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं आप, है
मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी है इसमें। और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आएगा? क्योंकि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, एज यू नो वेरी वेल। तो आप देखो इस चीज़ को, ये ऐसी चीज़ है, आप जो इलेक्ट्रिसिटी आज यूज़ करते हो इसी एक्सपेरिमेंट की देन है 1830 का, जो इसी एक्सपेरिमेंट के कारण हमारे इन्वर्टर जो हैं चार्ज होते हैं, हमारा लैपटॉप चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज होता है, सारी चीज़ें इसी के कारण काम करती हैं। हमारी ट्रेनें चलती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें, सारा यही तो है, EMI की देन है सब कुछ। कहीं पर भी कोई भी पावर प्लांट लगा होगा, चाहे हाइड्रो हो, चाहे वो कोयले से बनता हो इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर भी कैसे ही बनती हो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे कोज यही होगा कि मैग्नेट मूव कर रही होगी। समझ में? एक चीज़ मूव कर रही होगी, या तो मैग्नेट मूव कर रही होगी या फिर कोयल्स मूव कर रही होंगी। जनरेटर में यही तो होता है। जनरेटर में हम मैग्नेट्स को स्टेशनरी रखते हैं और जनरेटर को जोड़ देते हैं ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर उसको घुमाता है। हमें क्या चाहिए? चेंजिंग फ्लक्स चाहिए। जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट बनेगी, और घुमाने से या कुछ ऐसा आगे पीछे करने से ही बनेगी। अगर आप इसके यहाँ पे एक रोटर लगा देते हो, मान लो घूमने वाला, आपने एक डंडा लगा दिया, आपकी भाषा में एक डंडा लगा दिया, और उससे आप इसको ऐसे ऐसे करने लग जाओ, बनेगी भाई। EMF इंड्यूस होगा इसमें, क्योंकि पहले EMF इंड्यूस होगा, EMF वोल्टेज, और फिर करंट चलेगा। समझ में ना? मैं अगर कहूँ कि इधर से उधर वाटर फ्लो कर रहा है, तो इधर का लेवल हाई होना चाहिए, उधर का लेवल लो। पहले लेवल हाई होगा फिर लो होगा एक तरफ, यानी कि क्या क्रिएट होगा इसमें? वोल्टेज या EMF, और फिर करंट चलता है। तो जब आप चेंज कर रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स को, क्या इंड्यूस होता है? पहले EMF इंड्यूस होता है, और इंड्यूस EMF अपने आप करंट फ्लो का कारण बनता है। आगे समझ में? तो जैसे हम इसके रोटर लगा के ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या होता है? मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड 1 है, तो जब नॉर्थ पोल इसके सामने आया एकदम से हट गया 0, फिर साउथ इसके सामने आया -1, क्योंकि इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव, इससे निकलने वाला नेगेटिव। -1 +1 0 -1 +1 0, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बोल लूँ। बस यही तो चाहिए आपकी बाइक में, यही तो है। समझ में? बाइक में से देखो, पुरानी बाइक जितनी भी हैं, वो जिनकी जो हेडलाइट है वो बैटरी से कनेक्ट नहीं है, उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं। आप बाइक का किक मारोगे, जितनी रेस दोगे, एक्सेलरेटर दबाओगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा उसकी हेडलाइट तेज़ ग्लो करती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा जल्दी चेंज होगा फ्लक्स, उतना ज़्यादा करंट, उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा कोयल में। समझ में आ गया? देखा है कि नहीं कभी? ये बाइक की हेडलाइट को कभी नहीं देखा आपने? कल दिखाता हूँ मैं आपको। आप जितनी रेस दोगे ना उतनी तेज़ ग्लो करेगी, रेस छोड़ते ही बिल्कुल डिम 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 डिम, और जितनी रेस दोगे उतनी तेज़ ग्लो करेगी। देखा है ना? हाँ, तो यही सिस्टम है। मतलब वो डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है? अपने डायनामो से। समझ में? छोटा जनरेटर होता है बाइक में, और जो इंजन से जुड़ा होता है, इंजन की रेस जितनी आप दोगे, एक्सेलरेटर दोगे, जितना एक्सेलरेटर दबाओगे उतना फास्ट घूमेगा इंजन, और उतना फास्ट क्या चेंज होगा? फ्लक्स। समझ में? उतना ज़्यादा क्या बनेगा? करंट। अब आप जो वायरलेस देखते हो ना, वायरलेस चार्जिंग, सुन लो ध्यान से। क्या वायरलेस चार्जिंग आपने सुना है? हाँ भाई, फ़ोन्स में आया हुआ है यार, कौन सी दुनिया में है तुम? मोबाइल फ़ोन वायरलेसली चार्ज होते हैं, वायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े महंगे ज़रूर आते हैं, ठीक है ना। वायरलेस चार्जर है क्या? मोबाइल के पीछे ये कोयल मिलेगी आपको, सुन लो रे। वायरलेस चार्जर जो होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं? वायरलेस चार्जर होगा, एक जगह गाड़ियों में भी आने लगे आजकल वायरलेस चार्जर। तो वायरलेस चार्जर के ऊपर मोबाइल रखना होता है। मोबाइल ऊपर रख दोगे तो इस मोबाइल के नीचे क्या होती है? ऐसी कोयल होती है, और उस कोयल के साथ वो चार्जर क्या करता रहता है? फ्लक्स को चेंज करता रहता है। ज़रूरत नहीं है वायर जोड़ने की। समझ में रहा? तो वायरलेसली एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। समझ में? इसी टाइम पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। क्या? अगर आप एक कॉइल और ले लो और उसमें करंट और फ्लो करवाओ, ऐसी एक कॉइल अगर आप एक और ले लेते हो, ठीक है, और इसमें भी करंट फ्लो करवाते हो, आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और आप इस कॉइल को मूव करना चालू कर देते हो। आपने इस कॉइल को मूव करना चालू किया, इधर से इधर, इधर से इधर, देखा करंट बनता है। ऐसे कैसे हो गया? सोचो और बताओ जल्दी, इतना टाइम नहीं है। एक कॉइल में करंट फ्लो करवाया मैंने तो, और उस कॉइल को आगे पीछे मूव करना शुरू किया इस कॉइल के पास, जैसे मैग्नेट को मूव कर रहा था, करंट बना। क्यों? दिमाग नहीं है आप में?
एक्सिस के अबाउट क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अरे आप किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हो, सर्कुलर वायर में, तो एक्सिस के अबाउट क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यही तो चाहिए, यानी कि ये मैग्नेट का काम कर रही है अभी। जब ये दूर है तो फ्लक्स लिंक कितना है, 0, पास लाएंगे तो फुल, यानी कि 0 से 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1 0 करंट बनता है। समझ में आ गया। एक और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पास ले जाके रोक दिया, बिल्कुल इस कॉइल को बिल्कुल इससे सटा करके रख दिया, इस कॉइल को बिल्कुल इसके पास रख दिया भाई, ठीक है। और एक टैपिंग की लगा दी, एक की लगा दी यहाँ पे, टैपिंग की बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। और जैसे ही टैप किया करंट बना, दबाए रखा तो करंट नहीं बना, जैसे टैप किया, टैप करते ही करंट बना, छोड़ते ही फिर बना, लेकिन दबाए रखा आपने तो नहीं बना। समझ में आया क्या हुआ, नहीं है समझ में। जैसे आपने टैप की को दबाया, स्विच को दबाया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, एक्सिस के अबाउट क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट एकदम से फुल नहीं जाता, कुछ टाइम लगता है, करंट मैक्सिमम वैल्यू होने में कुछ टाइम लेता है। तो करंट जैसे जैसे बढ़ा कोयल में, वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, बनेगा ना इस कोयल में, और वो इसके साथ जुड़ेगा। और जैसे ही करंट फुल हो गया, अब बढ़ना बंद, बी बढ़ना बंद, तो करंट नहीं बना। आप दबाए रखो भले इसको, करंट फुल होते ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना बंद, जैसे छोड़ा आपने, करंट 0 होने में टाइम लेगा, और करंट घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, लाइन घटेंगी, 4 3 2 1 0, तब फिर करंट बनी। समझ में आ गया। तो जब तक आप इसको टैप 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 करते रहोगे, टैप टैप टैप, बार बार दबाओ, टैप टैप टैप, समझ में आया। तो इसके साथ फ्लक्स लिंक बार बार बदलेगा, या ऐसी सप्लाई दे दो, ऐसी सप्लाई दे दोगे, दिक्कत ही नहीं है फिर। एक बार उधर मैग्नेटिक फील्ड, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर। डीसी सप्लाई दोगे तो इसको बार बार टप 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 दबाना ही पड़ेगा, टैपिंग की को दबाए रखोगे तो फ्लक्स लिंक फुल हो जाएगा, छोड़ दोगे तो फ्लक्स लिंक क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हमें क्या चाहिए, चेंजिंग फ्लक्स। आ गया समझ में। और इस चीज़ के बेसिस पे फैराडे ने 2 लॉ दिए, दैट आर कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ EMI, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में, कल पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ EMI।